हाँ कर लिया। ठीक है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, होस्ट डिस्कवरी। होस्ट डिस्कवरी क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को पता है होस्ट डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट क्या है? होस्ट होस्ट क्या होते हैं? होस्ट का मतलब क्या होता है? HOST, डिवाइसेस। एंड डिवाइसेस को आप क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं, राइट? वो जो एंड डिवाइसेस होती है उनमें अगर आप उनके क्या बोलते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन जब आप गैदर कर रहे होते हैं एक नेटवर्क से कनेक्ट होके, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या जरूरत होता है कि आपके, मान के चलिए आपने किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, या फिर यहाँ का भी एग्जांपल लें कि हम लोगों ने यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है। अब मुझे ये चेक करना है कि इस नेटवर्क से कौन कौन सी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, और उनके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, खासकर मैक एड्रेस और IP एड्रेस चाहिए आपको इन डिवाइसेस को। ठीक है, क्योंकि जो भी डिवाइस को आप तो टारगेट करोगे, उसके पोर्ट्स को स्कैन करोगे, आगे जाके वल्नरेबिलिटीज फाइंड करोगे उन डिवाइसेस की, उसका IP एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क के अंदर होस्ट डिस्कवरी परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क से कनेक्टेड हैं वो डिवाइसेस आपके सामने आ जाएं, उनकी लिस्ट आ जाए कि हाँ कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो इस समय नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग होस्ट डिस्कवरी परफॉर्म करते हैं, एंड ताली में हम लोग एनमैप के थ्रू भी करेंगे। एनमैप सुन रखा है आप लोगों ने? सुना होगा बहुत लोगों ने एनमैप, जो स्कैनिंग का सबसे बेस्ट टूल माना जाता है। उसको हम लोग यूज करेंगे, उसके थ्रू भी होस्ट डिस्कवरी करेंगे आगे जाके, जब मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको स्कैनिंग बताऊंगा, एनमैप को यूज करना बताऊंगा। बट अभी हम लोग जो रिकॉनेसेंस के अंदर करेंगे, तो उसमें एक टूल है जो आपके मशीन में पहले से इंस्टॉल्ड होता है ताली के अंदर, उसको बोलते हैं नेट डिस्कवर। नेट डिस्कवर, NETDISCOVER। चलिए, तो नेट डिस्कवर कैसे आपको यूज करना है, उससे पहले सबसे पहले आप, उसके पहले आप देख लीजिए कि IP एड्रेस क्या है आपके नेटवर्क का, सबनेट मास्क क्या है, ये सब चीजें पता होंगी सभी को। IP एड्रेस कैसे चेक करते हैं लिनक्स के अंदर? या तो नहीं होता कोई भी चीज, एक ही चीज होती है, क्या होती है? इफ कॉन्फिग। ठीक है, आप रन करेंगे इफ कॉन्फिग कमांड, इंटर करेंगे, तो आपको ये जितने भी इंटरफेसेस आपके मशीन में है वो दिख जाएंगे। इसमें से हमारे केस में कौन सा इंटरफेस है? इथरनेट जीरो, ETH0 इंटरफेस, और उसका IP एड्रेस क्या आ रहा है? 192.168। जिस भी नेटवर्क से आप कनेक्टेड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे IP एड्रेस दिख रहा है उसका। ठीक है, तो मैं ग्लोबल हैकिंग से कनेक्टेड हूँ, तो ग्लोबल हैकिंग के नेटवर्क के अंदर मुझे होस्ट डिस्कवरी करनी है। उस नेटवर्क से जो लोग कनेक्टेड होंगे, तो आप वो कैसे सर्च कर सकते हो? नेट डिस्कवर कमांड की मदद से। ठीक है, इसके अलावा नेट मास्क क्या है आपके नेटवर्क का? 255.255.255.0। इसको आप CIDR नोटेशन में कैसे लिखते हैं? क्या लिखा जाएगा इसको? /24। ठीक है, तो ये सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको। यार इसको एक बार हिला देना। ठीक है, तो आपको दो चीज पता चल गई, जो दो चीज आपको नेट डिस्कवर को प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो आप नेट डिस्कवर कमांड कैसे रन करेंगे? हाँ, यहाँ लिखिए नेट डिस्कवर -R। R से क्या देते हैं हम लोग यहाँ पे? नेटवर्क रेंज। जिस नेटवर्क के अंदर आपको परफॉर्म करना है उसका रेंज आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे नेट डिस्कवर -R की मदद से। एंड किस नेटवर्क पे करना चाहते हैं हम लोग? 192, मतलब वही नेटवर्क का नाम नहीं, उसका एड्रेस और उसका रेंज। तो जो नेटवर्क आप लोगों ने देखा था क्या था, उसको मैं, उसका नेटवर्क एड्रेस क्या होगा अगर आप लोगों से पूछूं मैं? नेटवर्क एड्रेस क्या होगा जो IP मैंने अभी आपको दिखाया था? अरे जीरो होता था, 68.0। 68.0 होगा। एंड /24 आप कहाँ पे मेंशन कर देंगे? यहीं पे ही। ठीक है, ये एक प्रॉपर तरीका होता है। वो जो चीज़ आपको यहाँ पे पीछे दिखाई गई थी, ये जो IP एड्रेस था एंड नेट मास्क, उसको आप इस तरीके से नोट करेंगे आप। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, तो ये डिवाइस, ये जो नेट डिस्कवर टूल है, ये आपके नेटवर्क में उन डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करेगा जो इस समय अवेलेबल है, और जो भी अवेलेबल होंगे वो आपको तो आप सामने दिखा देगा।
तो इस समय नेटवर्क पे कितने डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो ग्लोबल हैकिंग से कनेक्टेड हैं? वो ये सारे आईपी एड्रेसेस और उनके मैक एड्रेसेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है? तो ये वो सारी डिवाइसेस हैं। अब इनमें से जो भी डिवाइस है, जैसे कि वन 192.168.68.1, 68.109, 105, 102, 110, ये सारे डिवाइसेस आपके इस समय नेटवर्क से कनेक्टेड। कौन सा? हाँ हाँ। नहीं, इसमें कहाँ दिखा रहा है? मेरा मेरा था 111 11। देखा था ना आपने 11, वो इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि ये वीएम पे रन कर रहा है। आप वीएम पे रन कर रहा है, वीएम वर्चुअल मशीन। क्योंकि देखिए, जैसे अगर आपका विंडोज मशीन और आपके जितने भी वीएम्स हैं, वो सारे क्या यूज कर रहे हैं? एक फिजिकल इंटरफेस को यूज कर रहे हैं। तो ये टेक्निक कौन सी यूज कर रहा है? अगर आप ऊपर देखो, कौन सी टेक्निक इसने यूज करी? एआरपी पता है सभी को क्या होती है? क्या काम होता है इस प्रोटोकॉल का? कुछ पे नहीं, डिवाइसेस पे भी। आपके एंड डिवाइसेस को भी मैक एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। एआरपी की फुल फॉर्म एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। सो ये जो प्रोटोकॉल है वो किस पे काम करती है? एआरपी रिक्वेस्ट एंड एआरपी रिस्पॉन्स, दो चीजों पे काम करती है। आप रिक्वेस्ट भेजोगे किसी भी डिवाइस को, वो डिवाइस आपको रिस्पॉन्स भेजेगी कि हाँ, ये मेरा मैक एड्रेस है और ये मेरा आईपी एड्रेस है। तो वो इस चीज पे काम करती है। अब जब इसने इस पूरे नेटवर्क के अंदर इसको सेंड किया, ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किस किस डिवाइस के पास गई होगी? सभी के फिजिकल। यहाँ पे किसी की भी वर्चुअल मशीन नहीं आएगी, क्योंकि वो उनके फिजिकल इंटरफेस का मैक एड्रेस लेके वापस आ जाएगा, ना कि उनके वर्चुअल इंटरफेस का। समझ रहे हैं? तो जितनी भी डिवाइसेस यहाँ पे आ रही हैं वो सारी क्या है? फिजिकल डिवाइसेस हैं, और उनके क्या आ रहे हैं साथ में यहाँ पे आपके पास? मैक एड्रेसेस। मैक एड्रेस के अलावा तीसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वेंडर। आपके मैक का वेंडर कौन है? वेंडर मतलब जिसने आपका मैक एड्रेस या आपका इंटरफेस डेवलप या डिजाइन किया है, मैन्युफैक्चर किया है, वो कौन है? वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है? तो मैक एड्रेस का जो वेंडर है वो कौन है? अलग अलग कंपनियों के मैक एड्रेसेस के अकॉर्डिंग उनके क्या दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे? वेंडर दिखाया जा रहा है। तो जो सबसे पहला मैक एड्रेस आया है वो किसका आया है? 192.168.68.1, जो कि क्या होता है आपके नेटवर्क में आपका? पहली आईपी किसकी होती है? ये आईपी किसकी होगी आपके अकॉर्डिंग? यस दिव्यांश बताइए। सर एक डाउट पूछना है सर, ये जो इतनी सारी आईपी एड्रेस दिखा रहे हैं, ये हम्म। मतलब आपके मतलब VMware में वर्चुअल बॉक्स में मतलब ये अलग अलग लिनक्स मशीन ओपन है इसलिए दिखा रहे हैं नहीं अलग अलग लिनक्स मशीन के आईपी एड्रेस है? नहीं नहीं, ये ना, ये वो मशीन्स हैं जो इस नेटवर्क से फिजिकली कनेक्टेड है। जितने भी आईपी एड्रेसेस यहाँ दिख रहे हैं वो उन मशीन्स के हैं जो फिजिकली ग्लोबल हैकिंग वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है। उनके आईपी एड्रेसेस और उनके मैक एड्रेसेस दिख रहे हैं बस। सर ये ठीक है? किसके हो सकते हैं मतलब डिवाइसेस कनेक्टेड है नेटवर्क से। आप भी अगर कनेक्ट करते हैं इसी ग्लोबल हैकिंग नेटवर्क से, तो उनका आईपी और उसका मैक एड्रेस मिल जाएगा आपको। ओके सर ओके। हाँ नेटवर्क कुछ भी हो ये सब सकता है। हाँ, नेटवर्क कोई भी हो जिससे आप कनेक्टेड हो। आप लोग कुछ कह रहे थे, बताइए। कोई कुछ कह रहा था? हाँ, जो डिवाइसेस आपकी फिजिकली कनेक्टेड है, वर्चुअल मशीन्स नहीं, मेन जो फिजिकल मशीन्स है। हाँ, सिस्टम के आपका जो विंडोज का मैक एड्रेस है या विंडोज का जो सिस्टम है, वो उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ रहे हैं? तो उसके आईपी एड्रेसेस और वहाँ पे उनके मैक एड्रेसेस आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। और जो टेक्निक इसने यूज करा है वो कौन सी टेक्निक है? एआरपी पैकेट्स, एआरपी के रिक्वेस्ट और रिस्पांस पैकेट्स की मदद से इसने ये डिटेल्स आपको निकाल के दी है। मैं बात कर रहा था कि ये जो फर्स्ट आईपी होती है वो किसकी होती है? हमेशा डिफॉल्ट गेटवे या राउटर की होती है, जो आपके नेटवर्क में होता है, एग्जिस्ट करता है, जो आपके पैकेट्स को इंटरनेट तक लेके जाता है, रूट करता है। ठीक है? तो वो जो डिवाइस होता है उसका आईपी एड्रेस जनरली क्या होता है? फर्स्ट आईपी होता है नेटवर्क के अंदर, जो कि 192.168.68.1 दिखा रखा है, और उसका मैक एड्रेस क्या है? ये। इस तरीके से बाकी सारी डिवाइसेस और उनके मैक एड्रेस है। प्लस यहाँ पे आपको उनके वेंडर इन्फॉर्मेशन भी बता रखी है। अब ये वेंडर इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है हर एक मैक एड्रेस की आपको मिले।
जैसे आपको यहाँ पे दो मैक एड्रेसेस मिल रहे हैं जिनकी वेंडर इन्फॉर्मेशन ये नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैक एड्रेसेस हैं, आपको मैक एड्रेस के बारे में पता है कि क्या क्या चीजें पता है मैक एड्रेस के बारे में, बताइए। पढ़ा तो होगा आप इसमें लोगों ने नेटवर्किंग के हेक्साडेसिमल अंदर। कैरेक्टर। हेक्साडेसिमल यस ब्रो। कैरेक्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, इसके अलावा 48 बिट्स का होता है, ठीक है, और कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इसको, और उन पार्ट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? 6 पार्ट्स। ठीक है, पुष्कर आपका आंसर सही है। बाकी लोग बताइए। सर इसके नंबर्स यूज होते हैं 0 to 9 और A to F, अल्फाबेट वो यूज होते चीज सही हैं। है दिव्यांश आपकी, बट मैं पूछ रहा हूँ कि इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो क्या बताता है? ये फर्स्ट पार्ट बताता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक एड्रेस दिया गया है। और सेकंड पार्ट क्या बताता है आपको? उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो दिया गया है उसका किस किस नंबर का या कौन से स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफायर उस डिवाइस को दिया गया है, क्योंकि किसी भी दो डिवाइस का, दुनिया में ऐसी कोई भी दो डिवाइस नहीं होंगी जिसका मैक एड्रेस सेम होगा। ठीक है, सारे डिवाइसेस का मैक एड्रेस क्या होता है? डिफरेंट ही होता है। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक फिक्स्ड वैल्यू, एक फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, इसको क्या बोलते हैं? OUI, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, कंपनियां रजिस्टर करती हैं। और रजिस्टर किससे करती हैं वो? कि अगर आपको रजिस्टर करना है तो किससे करना होगा? मैक एड्रेस या IEEE। ठीक है, तो आपको IEEE से इसको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको भी अपने इंटरफेसेस डेवलप करने हैं तो आप किससे रजिस्टर करेंगे उसको? तो फर्स्ट 24 बिट्स आपको IEEE प्रोवाइड कर देगा। लास्ट के 24 आपको जो भी ले रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बाकियों के तो इसमें बता दिए कि हाँ ये TP लिंक है, ये हॉन है, ये हो, तब जो भी ये दो मैक एड्रेस है नहीं बता पा रहा है मेरे केस में, वो कहीं ना कहीं इसके डेटाबेस में नहीं है। मतलब काली को नहीं पता कि अगर मैक एड्रेस इससे स्टार्ट होता है तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको काली दे सकता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे मैक एड्रेसेस हों जो काली नहीं बता पा रहा है बट शायद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको बता दे। ठीक है, बट कम जैसा है नहीं कि आप कोई भी ऐसी, मतलब एक ऐसी वेबसाइट हो जिसमें कोई भी मैक एड्रेस आप डालो, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, और आपको बता दे। अगर मान लो ये रिसेंटली रजिस्टर किया गया होगा तो किसी के पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये किसके नाम पे रजिस्टर किया गया है, किसके किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको अपने नाम पे रजिस्टर कर रखा है। ठीक है, बट आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो इंटरनेट पे। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं आप? मैक लुकअप। तो क्या बोलते हैं? मैक लुकअप। तो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक और टेक्निक आप लिख लीजिए, रिकॉग्निसेंस में आपको हेल्प करती है। अगर आपको मैक एड्रेस मिलता है किसी का तो आप मैक लुकअप भी कर सकते हो और देख सकते हो कि वो मैक एड्रेस किस वेंडर का है, किस वेंडर के नाम पे रजिस्टर किया गया है। ठीक है? जैसे जितने भी इंटेल वाले आ रहे हैं वो डेफिनेटली क्या होंगे? विंडोज मशीन। जितने भी इंटेल वाले दिख रहे हैं वो क्या है? वो तो डेफिनेटली विंडोज मशीन है, क्योंकि विंडोज में ज्यादातर इंटेल का यूज किया जाता है। ऐसा कंपलसरी नहीं है, कहीं कहीं आपको हॉर्न हाई का भी देखने के लिए मिलता है, कहीं कहीं इंटेल का देखने के लिए मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि हाँ किस तरीके का है। जैसे वीवो मोबाइल वाला क्या बता रहा है कि ये किसी न किसी मोबाइल का IP एड्रेस और उसका मैक एड्रेस है। ठीक है, वैसे ये TP लिंक आपको पता है, ज्यादातर TP लिंक जो कंपनी है वो राउटर्स बनाती है, डेवलप करती है राउटर से स्विचेस को, तो वो आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इन दोनों के मैक एड्रेस को कॉपी करके कि क्या ये इन्फॉर्मेशन किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है या नहीं। तो उस चीज को आप क्या बोलेंगे? मैक लुकअप। आप सर्च करिए मैक लुकअप, बहुत सारे आपके पास आएंगे, इनमें से आप किसी को भी ट्राई कर लीजिए। दो तीन ओपन करके देख लीजिए, जिसमें आपको अगर मिल पा रही है तो ठीक है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन अगर नहीं होगी किसी के पास क्योंकि लेटेस्ट मैक एड्रेस होगा तो ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बता पाएगा। देख लेते हैं, इसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं मिला इस मैक एड्रेस का। इसके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पे भी ट्राई कर लीजिए। तो इनके इस मैक एड्रेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। एक और मैक एड्रेस है, उसको भी देख लीजिए, अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप देख सकते हैं।
दोनों के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं, बट हाँ अगर आप बाकी ट्राई करोगे, जैसे कोई भी आप उठा लो, ये उठा लीजिए या कोई भी लीजिए, उनके बारे में आपको ये बता देगा कि हाँ ये मैक सर एड्रेस, अगर ये सभी के पास इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में। सर एक क्वेश्चन था। हम्म, हेलो। बताइए, सुन रहा हूँ सारी। हाँ सर, जैसे ये मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही तो उसका क्या मतलब है कि ये कहीं पे रजिस्टर्ड ही नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं सकता ना, IEEE से आपने अगर कोई मैक एड्रेस किया है तो वो रजिस्टर्ड है, बट इन कंपनियों के डेटाबेस में वो इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है। इन कंपनियों की जो जो कंपनी आपने यहाँ सर्च करी है ना, macaddress.io, ये सारी अपनी नॉर्मली आपकी प्राइवेट कंपनीज हैं। अब इनके पास अगर डेटा नहीं है इस मैक एड्रेस का तो ये आपको कुछ भी नहीं दिखाएंगे। अगर इनके पास होता डेटा तो डेफिनेटली आपको ये इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो जैसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि ये क्या क्या है। अब इसके बारे में ब्लॉक साइज, ये थोड़ी नेटवर्किंग की इन्फॉर्मेशन बता रखी है। तो अब इसको क्रिएट किया गया था, मतलब कब रजिस्टर किया गया था इस मैक एड्रेस को, 2017 का ये मैक एड्रेस है, जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बता रखी है। बाकियों पे भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे आपको कंपनी का एड्रेस भी मिल रहा है जिस नाम से इसको रजिस्टर किया गया था, तो ऑन हाई प्रेसिशन इंडिया कंपनी लिमिटेड, एंड इसकी बिल्डिंग एड्रेस वगैरह भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि ये IND जरूरी नहीं इंडिया हो, बट हाँ डेफिनेटली ये कहाँ की है, चाइना की है। ये कहाँ पे है? चाइना में है, होनाई नाम से। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाई गई है इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के बारे में। तो जरूरी नहीं है कि सारे मैक एड्रेसेस यहाँ नहीं मिले आपको, आपको कुछ मैक एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ डेफिनेटली अननोन हो सकते हैं। यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? तो ये जो टेक्निक मैंने अभी आपको बताई इसको बोलते हैं मैक लुकअप। आप मैक लुकअप भी परफॉर्म करके मैक एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाता है कि ये किस डिवाइस का मैक एड्रेस होगा। अदरवाइज यहाँ से सिर्फ IP और मैक एड्रेस के थ्रू ये नहीं पता कर सकते कि मुझे अगर उस डिवाइस को टारगेट करना है तो वो डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है और IP एड्रेस क्या है, ऐसा नहीं पता चल सकता। तो आपको फिर और थोड़े एडवांस स्कैनिंग करनी पड़ेगी, जो मैं आपको Nmap के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, Nmap आपको फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, पोर्ट्स, उनके वर्जन, वो सारी चीजें पता करने में आपको हेल्प करता है Nmap। बट अभी तक आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिल जाएगी कि हाँ नेटवर्क से कौन कौन से IP, जैसे आप किसी पब्लिक वाईफाई से कनेक्ट करोगे, अब उससे मान लो 4-5 लोगों ने ही कनेक्ट कर रखा है, या जो भी लोग हैं जिनसे कनेक्टेड है, तो उनमें से एक तो आपका डिफॉल्ट गेटवे होगा, एक आपकी डिवाइस होगी, तो बची कुछ 2-4 डिवाइसेस और, जिनमें से आपको इंफॉर्मेशन निकालना और उनको टारगेट करना ज़्यादा ईजी हो, क्योंकि आप लोगों को पता है ये चीज़, या पता होनी भी चाहिए कि अगर आपको किसी डिवाइस को टारगेट करना है तो उसके नेटवर्क पे जाना पड़ेगा, या तो उसको अपने नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आप उन डिवाइसेस को टारगेट नहीं कर सकते रिमोटली। ठीक है, आगे जाके आपको कुछ टेक्निक मैं बताऊंगा पोर्ट फॉरवर्डिंग की, उसके थ्रू आप बहुत हद तक कुछ चीजें कर सकते हो, बट वो बात की बात है। अभी के लिए आप इतना समझिए कि हाँ, आपको अगर नेटवर्क के अंदर IP एड्रेसेस और उनके मैक एड्रेसेस निकालना है तो आप इस तरीके की कुछ टेक्निक यूज कर सकते हैं नेट डिस्कवर की मदद से। तो ये कमांड सभी को क्लियर है? ठीक है, देख लेते हैं। आप लोग चेक कर लिए इसमें आपके IP एड्रेस, मैक एड्रेसेस वगैरह दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। जो भी ये चेक कर पाएगा उनके इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखा देगा कि ये IP और ये डिवाइसेस कनेक्टेड है। ARP पैकेट्स भेज रहा है ये जो काली डिवाइस है ये पूरे नेटवर्क पे ARP पैकेट्स को सेंड कर रहा है, और उससे जिन जिन से इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है उनके IP और मैक एड्रेस आपको यहाँ पे दिखा रहा है। आप जब किसी भी डिवाइस को ARP पैकेट भेजते हो, वो डिवाइस आपको रिस्पॉन्स में ARP रिस्पॉन्स भेजता है, और उस रिस्पॉन्स में ARP, ARP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, आपने रिक्वेस्ट भेजी, सामने से आपको रिस्पॉन्स आया, और उस रिस्पॉन्स में आपको IP और मैक एड्रेस मिल जाएगा सामने वाले को। आप लोगों को पता है ना, हर एक डिवाइस की एक अपनी ARP टेबल होती है, पता है ना? तो जो वो जो ARP टेबल होती है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि मेरे नेटवर्क में जिन जिन से मैंने अभी तक कम्युनिकेट करा है उनका IP क्या है और उन डिवाइसेस का मैक एड्रेस क्या है, ताकि आपका डिवाइस अगली बार जब उस डिवाइस तक कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली उसके, आपको पता है नेटवर्क के अंदर हमेशा मैक एड्रेस यूज होता है कम्युनिकेशन के लिए, तो आपके डिवाइस को उसका मैक एड्रेस पता होता है, इसलिए वो कम्युनिकेट इजिली कर लेता है डिवाइसेस के साथ। ये पैकेट्स की लेंथ है जो ये ARP पैकेट सेंड कर रहा है, जितने ज्यादा पैकेट्स आप सेंड कर रहे हो सामने से जितना ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास, वो ये लेंथ से दिखा रहा है। पैकेट काउंट और उन पैकेट्स की लेंथ आपको दिखा रहा है।
इसके थ्रू, इसके थ्रू पोर्ट स्कैनिंग नहीं, आप एनमैप के थ्रू पोर्ट स्कैनिंग करोगे। ये क्योंकि ना ये सिर्फ आपके एआरबी पैकेज की मदद से आपको इतना बता रहा है कि आईपीस कौन कौन सी लाइव है नेटवर्क में, बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? यही सेम चीज हम लोग कुछ एनमैप में और भी अलग टेक्निक्स की मदद से करेंगे एनमैप से, तो वो भी देखेंगे हम लोग आगे जाके। यहाँ तक क्लियर है सभी को? दूसरी जो टेक्निक जो मैंने अभी आप लोगों को नहीं कराई आप लोगों को, वो है हु इज आप लोगों ने सुना होगा, WHOIS। हु इज क्या होता है? हु इज बेसिकली एक डेटाबेस है जहाँ पे डोमेन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। डोमेन मतलब जैसे हर एक वेबसाइट है उसका डोमेन नेम होता है, राइट? वो जो वेबसाइट है जो डोमेन नेम है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन की, वो डोमेन कब परचेज किया गया था, वो डोमेन किस कंपनी से उन्हें रजिस्टर करा रखा है, गोडैडी से, होस्टिंगर से, ब्लू होस्ट से, मेट और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं। इसके अलावा कब वो एक्सपायर होने वाला है, कब उसको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा आपको, कब फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुआ था, कब लास्ट अपडेट किया गया था, नेम सर्वर्स क्या है, और प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये डोमेन रजिस्टर किया था तो उनने अपनी क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वहाँ पे। क्योंकि कंपनियों को अपनी, जब आप कभी डोमेन अगर आप लोगों ने परचेज किया हो तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें आपकी इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। आप खुद के लिए परचेज कर रहे हैं, प्राइवेट यूज के लिए, आपसे पूछता है कि इंडिविजुअल के लिए यूज कर रहे हैं आप, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी पब्लिक यूज के लिए। आप जो भी जिस भी तरीके से यूज करते हैं वो कॉज बता के अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आपको। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो किसके अंदर, किसके अंदर सेव हो जाती है? तो इस डेटाबेस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है। समझ रहे हैं? तो उसकी हुइस की एक कमांड भी है और एक वेबसाइट भी है, मतलब वेबसाइट तो बहुत सारी है। यहाँ पे लिनक्स में आपके पास कमांड भी होती है जिससे आप हुइस सर्च कर सकते हैं। वो कमांड क्या है पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। आप लिखिए हुइस, और जिस वेबसाइट को आपको के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है वो वेबसाइट का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल instagram.com, कोई भी वेबसाइट आप लिखिए जिसका जो जिस नाम से डोमेन रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप ये मेंशन करोगे तो ये सारी रॉ फॉर्म में आपको डेटा प्रोवाइड कर देगा। अब आप देखिए, सबसे पहले इसने बताया डोमेन नेम क्या है, उसके बाद ये डोमेन किससे परचेज किया उन लोगों ने, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, रजिस्ट्रार सेफ LLC। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, रजिस्ट्रार सेफ। यूएस में जितने भी आपको बड़े बड़े डोमेन मिलेंगे वो सारे यहीं से रजिस्टर किए गए हैं, चाहे गूगल का आप देख लो, फेसबुक का भी आप देख लो, और भी जो बड़े बड़े हैं वो सारे ज्यादातर कहाँ से लिए गए हैं, रजिस्ट्रार सेफ। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंडिया में ज्यादातर हम लोग गोडैडी से लेते हैं, या फिर आप पॉपुलर गोडैडी होता है, होस्टिंगर है, ब्लू होस्ट है, इनसे आप डोमेन परचेज करते हैं, राइट? तो ये वो डोमेन प्रोवाइडर के बारे में आपको बताएंगे कि वो डोमेन प्रोवाइडर कौन है। इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो दी गई है, ये जो डोमेन है वो कब, यहाँ पे आपको तीन चीज दी गई है। सबसे पहला, कब उसको रजिस्टर किया गया था फर्स्ट टाइम, तो 2004 में instagram.com को फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया गया था। फिर लास्ट अपडेट कब किया गया इसको, इसी साल 6 मतलब ऑलमोस्ट जुलाई में, हाँ जून में इसको रजिस्टर किया गया है 2024 में। या और अगली बार उनको कब, इससे मतलब कितने टाइम के लिए उन लोगों ने इसको रिन्यू करा लिया, आपको पता है डोमेन नेम हमेशा हम लोग इसी टाइम पीरियड के लिए रजिस्टर करते हैं, आगे उसके बाद आपको उसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी परमानेंटली एक डोमेन नेम हमेशा के लिए ले ले, ऐसा नहीं होता है। डोमेन नेम्स को हमेशा किसी टाइम पीरियड के लिए रजिस्टर किया जाता है। जैसे कि इन लोगों ने 2033 तक इसको रजिस्टर कर रखा है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 9 ईयर्स के लिए उन लोगों ने रजिस्टर कर रखा है। यहाँ तक समझ आया? अब इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक रियल टाइम में एक इंसिडेंट हुआ था, अटैक तो नहीं बोलेंगे उसको, बट एक इंसिडेंट हुआ था, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। हाँ, गूगल वाला एक इंसिडेंट हुआ था। तो हुआ क्या था कि गूगल के केस में 2016 या 17 की बात है ये। तब एक बार हुआ क्या कि एक इंडियन ही था जिसने, वो अपने लिए डोमेन परचेज कर रहा था। तो उसने जैसे ही मतलब चेक किया कि क्या google.com अवेलेबल है, और उसको उस समय अवेलेबल मिल गया, क्योंकि उस समय google.com जस्ट उन लोगों ने एक्सपायर हो गया था और रिन्यू नहीं कराया था गूगल वालों ने। ठीक है, तो उस इंडिविजुअल पर्सन ने google.com अपने नाम पे क्या कर लिया,
रजिस्टर कर लिया, उसने तुरंत परचेज कर लिया। अब कितने डॉलर में? सिर्फ $12 में। $12 में अगर आपको google.com जैसे बड़े डोमेन अगर मिल जाए, तो अब होगा क्या इस केस में? होगा क्या कि ऐसा नहीं कि गूगल की पूरी ओनरशिप मेरे पास आ गई, ऐसा नहीं। अगर मैं किसी कंपनी का डोमेन ले लूँ तो मैं सिर्फ उसका डोमेन कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब कि उस google.com पे मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा सकता हूँ। मैं जो भी वेबसाइट या अपनी कुछ वेबसाइट दिखाना चाहता हूँ, मतलब सारा ट्रैफिक मेरे सर्वर्स पे आएगा, ना कि एक्चुअल गूगल के सर्वर्स जो कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में रन कर रहे हैं। तो इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था जिससे गूगल का वेबसाइट बहुत टाइम के लिए, मतलब कुछ घंटों के लिए डाउन भी हो गई थी, क्योंकि वो ये जो मतलब ये जो हुआ था, इसमें कुछ टाइम उनको लग गया था वापस वो डोमेन लेने में। अब वो डोमेन वापस लेने के लिए लगभग उनने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, बट हाँ लगभग $6,000 पे किया था उस पर्सन को। वो भी सस्ते में निपट गया वो, बट और भी ज्यादा ले सकता था वो। $12 में उसने लिया और गूगल ने वापस उसको, क्योंकि देखो अगर वो चाहता तो नहीं देता, अगर वो चाहता तो नहीं देता, वैसे कुछ ना कुछ करके गूगल ले ही लेता उससे। बट वो उसकी मर्जी थी कि वो देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। तो ऐसे ही अगर आप भी किसी कंपनी का डोमेन ले लेते हैं, अगर वो अवेलेबल है, तो आपके ऊपर है कि आप कितने में उसको वापस देना चाहते हैं। क्योंकि बहुत लोग अब आजकल यही इस तरीके का बिजनेस ही करते हैं। क्या करते हैं कि लोग ना फ्यूचर में पॉपुलर होने वाले कुछ डोमेन्स को परचेज कर लेते हैं। जैसे अभी एआई जब आया था, तो चैट जीपीटी और एआई जैसे ही आया, तो इससे रिलेटेड जितने भी डोमेन्स थे, डॉट एआई वाले, डॉट जो मतलब जितने भी चैट जीपीटी या एआई से रिलेटेड जो जीपीटी वाले जितने भी वो थे यूआरएल से, वो लोगों ने क्या कर लिया, वो मतलब पहले ही परचेज कर लिया, परचेज करके रख दिया। और उसमें परचेज करने के बाद उसमें एक वेब पेज वो लोग लगा देंगे कि आपको अगर ये डोमेन परचेज करना है, ये अवेलेबल है सेल के लिए, अगर आपको परचेज करना है तो आप इस ईमेल पे या इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, ताकि हम वो डोमेन आपके नाम पे रजिस्टर करते हैं उसको, मतलब उसकी जो रजिस्ट्री है वो आपको शिफ्ट कर दें। तो उससे लोग इसी तरीके के आगे बिजनेस वगैरह बहुत लोग करते ही हैं। क्योंकि अब आपके ऊपर है आप कितने में बेचना चाहते हैं उस डोमेन को। अगर कोई बहुत ही ज्यादा अ, किसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डोमेन, तो वो लोग परचेज करते हैं। ऐसे और भी इंसिडेंट होते रहते हैं, जैसे कि अम, किसी भी सेलिब्रिटी का जब कोई बेटा या बच्चा वगैरह होता है, उसके नाम के जितने भी डोमेन होते हैं ना, वो परचेज कर लेते हैं लोग। ठीक है, जैसे विराट कोहली का अभी जब बेटी हुई थी, तो उसके नाम का जो भी डोमेन था वो परचेज कर लिया था लोगों ने। तो होगा क्या कि अब इन फ्यूचर अगर उन लोगों को वो डोमेन चाहिए है, तो वो उसके लिए पे करेंगे और उसको, तो आप 10 साल के लिए लेके रख लो। आपको कितना पड़ेगा वो? $120, 10 साल का $130 ज्यादा ज्यादा। जितना आपने 10 साल के लिए इतना अमाउंट दिया है, बाकी आपको इससे ट्रिपल से 10 टाइम्स आपको ज्यादा अमाउंट एक बार में मिल सकता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको ये हुइस बताता है। यहाँ पे तो आपको रॉ डेटा मिल रहा है, मतलब थोड़ा प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा कि क्या है, बट अगर आप यही इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से जाके निकालो, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, उनमें से एक है जैसे हुइस। आप सिर्फ अगर गूगल पे सर्च करेंगे हुइस, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको हुइस लुकअप या उसका डेटा मिल जाएगा। तो इनमें से आप कुछ भी कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ। जैसे एक ये इजी है रिमेम्बर याद करने में, who.is, और एक ये है whois.com। तो आप इनमें से कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, यहाँ पे जाके आप डोमेन को सर्च कर सकते हैं कि किस नाम से आपको डोमेन ढूंढना है। ठीक है, मान के चलिए कि मुझे अ, जिसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है वो कोई भी आप लिख सकते हैं, जैसे गूगल भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख लीजिए, google.com लिख लीजिए। आप लोग भी अपने अलग अलग डोमेन ट्राई करके देख लीजिए। तो जो भी डोमेन्स हैं जिससे उन्होंने लिया है, मार्क मॉनिटर से ले रखा है, फर्स्ट टाइम कब रजिस्टर हुआ था, एक्सपायर कब होगा 2028, लास्ट अपडेट कब किया था इन लोगों ने 2019, तो उन लोगों ने भी ऑलमोस्ट 9 इयर्स के लिए इसको रिन्यू करा रखा था, राइट। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन है जो नेम सर्वर्स की इंफॉर्मेशन आपको बताता है। नेम सर्वर्स मतलब जब आप डोमेन को क्वेरी करते हो तो एक प्रोटोकॉल यूज होती है। कौन सी प्रोटोकॉल होती है वो? डोमेन नेम को रिजॉल्व करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज होती है? डोमेन नेम सिस्टम। तो डीएनएस प्रोटोकॉल होती है क्या? डीएनएस होती है। तो जो डीएनएस प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल नेम सर्वर्स का यूज करती है। उसमें बहुत बड़ा रोल होता है नेम सर्वर्स का, क्योंकि पता है किसी को डीएनएस का प्रोसेस क्या होता है? बताओ जल्दी से एक बार। नहीं, बट कैसे?
बेसिकली होता क्या है कि जब आप किसी डोमेन को क्वेरी करते हो, ठीक है, तो वो रिक्वेस्ट अलग अलग सर्वर्स तक जाती है, वो डीएनएस के सर्वर्स होते हैं सारे, ठीक है। उन सर्वर्स को आप इसको प्रोसेस को पढ़ लेना, अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये जो रिक्वेस्ट आती है आपके सिस्टम से निकल के आपके आईएसपी के पास, आईएसपी उसको आगे फॉरवर्ड करता है रूट सर्वर्स को। रूट सर्वर्स वो होते हैं जो ग्लोबल डीएनएस सर्वर्स होते हैं, जिनके पास डेटा होता है टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स का, टीएलडी सर्वर्स का। टीएलडी सर्वर्स क्या होते हैं? टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है बेसिकली? जैसे आपको यहाँ क्या लिख रहा है वो मिल रहा है, डॉट कॉम। डॉट कॉम क्या है? ये टीएलडी है एक डोमेन का। अगर आप डॉट इन है तो वो अलग टीएलडी है। डॉट कॉम एक अलग टॉप लेवल डोमेन है। डॉट को, डॉट यूके, डॉट एआई, ये सब क्या है? अलग अलग टीएलडीज हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन रूट सर्वर के पास होती है। रूट सर्वर से ये पता चल जाता है कि हमारा डॉट कॉम का जो टीएलडी है वो कहाँ पे है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेरी उस टीएलडी के पास जाती है, वहां से गूगल डॉट कॉम के नेम सर्वर्स को निकाला जाता है कि गूगल डॉट कॉम के कितने नेम सर्वर्स हैं और हमारे नियरेस्ट नेम सर्वर कौन सा है, हमारी लोकेशन से नियरेस्ट कौन सा नेम सर्वर है। एंड फिर वो उस नेम, जैसे मान के चलो अगर ये वाला नेम सर्वर नियरेस्ट हुआ, तो इस नेम सर्वर तक रिक्वेस्ट जाएगी और इसके पास एक्चुअल आईपी पड़ा होगा गूगल का। गूगल, हर एक कंपनी अपने नेम सर्वर्स खुद मैनेज करती है। जैसे अगर आप भी इन फ्यूचर कभी डोमेन लेंगे, तो वो नेम सर्वर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी है? आपकी है। अगर आप उसको किसी और आईपी पे मूव करना चाहते हैं तो आप मूव करा सकते हैं उसको किसी भी आईपी पे, ठीक है। तो वो जो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे इंफॉर्मेशन, वही लोगों तक पहुंचेगी, जितने भी यूजर्स इंटरनेट पे किसी भी डोमेन को एक्सेस कर रहे होते हैं उन तक, ठीक है। तो नेम सर्वर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि नेम सर्वर की वो सारे डीएनएस से रिलेटेड क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं किसी भी डोमेन की। अगर गूगल से रिलेटेड किसी भी डोमेन या किसी भी सब डोमेन का रिक्वेस्ट आता है, चाहे वो मेल डॉट गूगल डॉट कॉम का हो, मैप्स डॉट गूगल, ड्राइव डॉट गूगल, किसी भी सब डोमेन का रिक्वेस्ट अगर गूगल से रिलेटेड जनरेट हुआ है, तो वो किसके पास जाएगा? इन चार में से किसी भी एक नेम सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाता है, जिसको ये नेम सर्वर आईपी प्रोवाइड करके रिस्पॉन्स करता है कि हमारा जो ये डॉट कॉम डोमेन है जो भी आपने यूज करा है, ड्राइव डॉट गूगल डॉट कॉम, वो किस आईपी पे रन कर रहा है। उसका आईपी लोगों तक पहुंचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? नेम सर्वर। समझ आया? तो ये गूगल के नेम सर्वर्स हैं जिनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है डीएनएस से रिलेटेड। अभी मैं डीएनएस एनुमरेशन भी आपको बताऊंगा, डीएनएस फुटप्रिंटिंग भी हम लोग अभी कवर करेंगे, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा ये वो इंफॉर्मेशन है जो उन लोगों ने रजिस्टर करते समय प्रोवाइड करी है या करी होगी। तो गूगल एलएलसी के नाम से ये रजिस्टर्ड है। ये कंपनी कौन से स्टेट में है? कैलिफोर्निया। कंट्री क्या है? यूएस। देन ईमेल एड्रेस उन लोगों ने यहाँ पे हाइड कर रखा है, यहाँ पे इनके ईमेल एड्रेस नहीं दिख रहा है, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के आपको ईमेल एड्रेस देखने के लिए मिल जाएंगे। ये अलग अलग कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट में भी यही इन्फॉर्मेशन डाल रखी है, टेक्निकल कॉन्टैक्ट में भी। और ये वही डेटा जो आप लोगों ने भी कमांड रन करके देखा था, आप लोगों ने भी कमांड रन किया था हुई इसका, तो ये रॉ डेटा आपको दिखाया गया था। तो वही रॉ डेटा आप उससे अपने काली से निकाल सकते हैं, जो काली से आपने कमांड रन की थी हुई स्पेस जो डोमेन नेम था। समझ आया? तो डोमेन नेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हुइस को निकाल के इसको क्वेरी कर सकते हो, कहाँ जहाँ पे आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो ये मिल जाएगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नेम सर्वर्स। और अगर यूजर ने कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई, जैसे आजकल क्या होता है कि आप लोग अगर डोमेन परचेस करते हैं तो उसमें आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखना चाहते हैं। अब जो इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है, आपने अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये चीज़ें दी होंगी, तो वो इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो प्राइवेट रख सकते हैं, ताकि वो इस डेटाबेस में कोई और एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही शो करेगा, बाकी इन्फॉर्मेशन शो नहीं करेगा, बस इतना बता देगा कि कौन सी कंट्री का है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहले गूगल की सारी इन्फॉर्मेशन दिखती थी कि उन्होंने क्या ईमेल एड्रेस, क्या फोन नंबर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है अपने अपना डोमेन रजिस्टर करने के लिए, बट वो सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखी है। इन्फॉर्मेशन किसी को जरूरत है, आपको उनके नेम सर्विस की इन्फॉर्मेशन पहली बार मिल रही है, ये चीज़। दूसरी चीज़ जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, वहां से आपको ईमेल और फोन नंबर मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हैं उनको कॉन्टैक्ट करने के लिए, उसकी कंपनी का जो है डोमेन नेम जो आपने प्रोवाइड करा। एंड तीसरी चीज उनके ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि वो एक्सपायर कब होगा। आप जिस भी तरीके से उनके ऊपर अटैक करना चाहते हैं वो आप प्लान कर सकते हैं। इसके थ्रू थोड़ी कैसे देखो, नेम सर्विस के थ्रू ये आईपी आपको प्रोवाइड करेंगे, जो डोमेन नेम मिले हैं इनकी आईपी मिलेगी।